हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमावत डीएवी स्कूल सीकर। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने टोटल 3rd पार्ट पढ़ लिया। आज पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लास्ट चैप्टर टॉपिक के अंदर अपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा था। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, तो अपने देखा था कि उसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जो सेल बनाते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो देखो 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। उस सेल के अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसको तो हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो किससे जुड़ा होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये होता है। अब जब हम क्या करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन तो किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। और नेगेटिव चार्ज आयन जो होता है वो किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाता है। तो इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी हमने मेटल लिया, उस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने क्या लिया, जो मेटल लिया उस मेटल की कितनी मात्रा इसके ऊपर क्या होती है, डिपॉजिट होती है। इस मेटल के ऊपर या इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मेटल अपने जैसे Na+ थी, तो Na+ की कितनी मात्रा इसके ऊपर क्या होती है, डिपॉजिट होती है। क्योंकि अपने सेल के प्रोसेस के अंदर यही पढ़ा था कि जो कैथोड नेगेटिव होता है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो Na लिया, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बना लेगा, Na बना लेता है। ये पढ़ा था, ये अपने H+ पढ़ा था। इन जो भी पॉजिटिव आयंस अपन लेते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कहाँ पे आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, इसके ऊपर Na या उस न्यूट्रल मेटल के रूप में यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। तो इस कैथोड के ऊपर कितनी मात्रा में ये पदार्थ एकत्रित होता है, कैथोड के ऊपर कितनी मात्रा में ये पदार्थ एकत्रित होता है, उसे समझने के लिए या उसको ज्ञात करने के लिए फैराडेस ने कुछ नियम दिए थे। उसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे के नियम बोलते हैं, या विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। तो देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, यानी जो डिपॉजिट मैटर होता है या जो पदार्थ की जो एकत्रित मात्रा होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अपन ने जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होता है उसके अंदर जितने अमाउंट में चार्ज हम पास करते हैं उस चार्ज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हम कहें कि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट पदार्थ की मात्रा जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट अपने पास किया उसके क्या होती है, या इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपने पास किया उस इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले अपन ये देखें इसकी इसका नियम जो है वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू this law then amount of deposit matter on electrode are
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलो ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पदार्थ की डिपॉजिट जो मात्रा होती है, पदार्थ की डिपॉजिट जो मात्रा होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो अपने चार्ज फॉलो किया है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जितना हमने उसको चार्ज दिया उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश, या हम कह सकते हैं विद्युत धारा भी कह सकते हैं, आवेश या विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होती है। यानी कितनी मात्रा में पदार्थ एकत्रित हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपने जो चार्ज प्रवाहित किया, जितना ज़्यादा अपने चार्ज उसके अंदर प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी एकत्रित मात्रा होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम किससे डिनोटेट कर ले, जैसे एम से, किससे करें, एम से। तो एम जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्यू के, किसके होती है, क्यू चार्ज, यानी जितना अपने चार्ज, क्यों चार्ज अपने इसके अंदर क्या किया, फ्लो किया या प्रवाहित किया। और अपन को पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई का मतलब जो धारा हम एम्पियर में प्रवाहित करेंगे, टी मतलब कितने समय तक अपने उसके अंदर प्रवाहित करेंगे, तो वही क्या आता है, अपना चार्ज आता है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम समानुपाती आई टी, एम समानुपाती क्या लिख सकते हैं इसको, आई टी। ठीक है, फिर अगर अपने लिखे एम बराबर लिखे तो एम बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो अपन डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट होता है। यह इसको जेड से भी कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, जेड और डब्लू दोनों से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसको, ये एक क्या है, ये केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, डब्लू यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। तो इसको लिख सकते डब्लू इंटू आई टी, ये भी लिख सकते हैं। एम बराबर क्या लिख सकते हैं, डब्लू आई टी, डब्लू आई टी लिख सकते हैं। ठीक है, डब्लू यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट, डब्लू यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको एम बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आई टी, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डब्लू को याद रखना क्या भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, डब्लू को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो केमिकल इक्विवेलेंट वैसे होता क्या है कि अगर हम 1 एम्पियर विद्युत धारा को अगर 1 सेकंड तक क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर प्रवाहित करते हैं, तो जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होती है वही क्या होती है, उसका केमिकल इक्विवेलेंट होता है। अपन 1 एम्पियर अगर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को
1 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक अगर क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एकत्रित होती है, यानी जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, डिपॉजिट होती है, क्या होती है, डिपॉजिट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है तो W का अपन कैसे निकालते हैं, W बराबर, अगर अपने को किसी के अंदर क्या दे दी, I दे दी, T दे दी और M दे दी, सॉरी I दे दी, T दे दी और अपन को क्या पूछा, M पूछा है, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, W भी चाहिए, यानी केमिकल इक्विवेलेंट भी चाहिए। उसको निकालने के लिए अपन को क्या है, फॉर्मूला याद रखना, E/F। ठीक है, क्या लिखना, E/F। E बराबर जो होता है वो क्या होता है, E बराबर जो होता है वो क्या होता है, E जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। E बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते क्या है, ये रासायनिक तुल्यांक, और ये क्या है, तुल्यांकी बार। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है, आपने 11th क्लास में निकालना सीखा होगा, इक्विवेलेंट गैस कैसे निकालते हैं, किसी रेडिकल्स के नहीं निकालते, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए, तो उसके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर तो क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं, उसका चार्ज होता है वो लिखते हैं। एसिड के लिए निकालते तो वही लिखते हैं, एसिड का वो एटॉमिक वेट, और नीचे क्या लिखते हैं, उसका H+ आयनों की संख्या। बेस के लिए निकालते तो उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या लिखते हैं, उसके OH- आयनों की संख्या। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें देख लेंगे अपन। तो ये क्या है, E तो है यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, और F जो होता है वो क्या है, 1 फेराइड है। F बराबर क्या है, 1 फेराइड, और 1 फेराइड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9600 और 5000, यानी 96,500 की क्या होता है, ये बराबर होता है। तो ये तो क्या है, फेराडे का फर्स्ट लॉ, ये तो क्या है, फेराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अगर अपने हम कहते हैं कि इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, इफ I इक्वल टू क्या है, 1 एम्पियर, एंड T इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड, देन अपन लिख सकते हैं M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इंटू 1 तो M बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, W। इसी का मतलब क्या होता है, ये अब W क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर हम 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा को अगर हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइसिस सेल से पास करते हैं, तो जो अपने पास क्या अमाउंट प्राप्त होती है, किसी भी पदार्थ की जो एकत्रित मात्रा अपन को प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, यानी अगर 1 सेकेंड I तो क्या हो 1 एम्पियर और T क्या हो 1 सेकेंड हो, तो ये तो क्या है, फेराडे का फर्स्ट लॉ। यानी फर्स्ट लॉ तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कि जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसके अंदर अपने जितना करंट पास किया या जितना चार्ज अपने पास किया, उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए फर्स्ट लॉ जो है उसका अपन क्या देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन सीओसो फॉर सॉल्यूशन 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू 10 मिनट, कैलकुलेट द मास ऑफ CO डिपॉजिट ऑन कैथोड। यानी एक CO4 का सॉल्यूशन है जिसके अंदर अपने 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक या विद्युत धारा क्या की है, 10 मिनट तक पास की। CO4 सॉल्यूशन के अंदर 5 एम्पियर विद्युत धारा को 10 मिनट तक क्या किया, अपने पास किया। तो उस पास करने पर जो कॉपर जो होता है उसकी
कैथोड के ऊपर कितनी मात्रा एकत्रित होगी वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो अपने देखा था क्या है अपने पास एम कैलकुलेट, तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितनी होती है एम इक्वल टू क्या था अपने पास WIT। तो अपन के पास है I बराबर अपन को देती कितनी 5 एम्पियर, I बराबर क्या है 5 एम्पियर और T बराबर क्या है 10 मिनट है। तो अपन को किस में लेना है सेकंड में इंटू 6 कितनी हो जाएगी 600 सेकंड। ठीक है W, अब इसके अंदर अपने सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा W याद करने का। तो W बराबर क्या हो जाएगा E/F, W बराबर क्या हो जाएगा E/F हो जाएगा। ठीक है तो अपन क्या अगर अपन ये लिखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा M बराबर E/F इंटू I कितना है 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 600 सेकेंड। ठीक है अब अपन को क्या देखना है इसका ई देखना है। तो आपको पता है अगर कॉपर सल्फेट को अपन आयनाइजेशन करते हैं CuSO4 क्या बनता है इसका Cu+2 और क्या बनेगा SO4 2-। इसका मतलब क्या हो गया जब ये कॉपर सल्फेट कैथोड के ऊपर आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, कितने को करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। और कॉपर का जो वेट है आपको क्वेश्चन अगर जैसे दिया गया नॉर्मली आपको वेट दिया था यानी अपन लिख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ Cu कितना होता है 63.5। ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, एक क्वेश्चन में दिया था आपको कितना होता है 63.5 है। ठीक है अब अपन को क्या निकालना है इसके अंदर ई दिखाना है। F बराबर आपको पता है कितना होता है 96,500। तो ई बराबर लिखेंगे तो ऊपर तो क्या लिखेंगे इसका एटॉमिक वेट, देखो ना ध्यान से देखना क्या लिखेंगे ऊपर तो एटॉमिक वेट, नीचे लिखते हैं इसकी एन फैक्टर यानी इसकी वैलेंसी कितनी है या इलेक्ट्रॉन कितना शिफ्ट रहा है। तो कितना ले रहा है ये CuSO4 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, या इसके ऊपर आप देख लो कि Cu के ऊपर कितना प्लस चार्ज है 2, जितने प्लस चार्ज होते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं। उस पर तो क्या हो गया एटॉमिक वेट और नीचे क्या लिखते हैं अपन इसके ऊपर जितना चार्ज होता है। तो इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे तो आपको पता क्या हो गया M E का कितना है इसका एटॉमिक वेट कितना है 63.5/2। ठीक है इंटू 5 इंटू 600 अपॉन F कितना है इसका 96,500। तो अपने पास क्या हो जाएगा ये M बराबर क्या हो जाएगा 63.5 इंटू 5 इंटू 600 अपॉन 2 इंटू 96,500। ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगी 0.987 ग्राम अमाउंट जो होती है वो क्या होती है इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होती है किसकी कॉपर की। तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है, आपको कोई सा भी सॉल्यूशन दे दें। ठीक है उसका क्या करना है जैसे आपको दे दिया ये MgCl2 दे दी यहाँ पे, इसकी जगह ध्यान से देखना अगर CuSO4 की जगह क्या दे दिया आपको MgCl2 तो किसकी मात्रा पूछी जाएगी Mg की कितनी मात्रा डिपॉजिट होगी। तो Mg की मात्रा डिपॉजिट होगी ये तो याद करने के लिए अपन क्या करेंगे ऊपर तो क्या लिखेंगे जैसे मान लो टाइम भी यही दे दिया आपको और इसका जो एम्पियर धारा है वो भी यही दे दे। अपन को क्या चेंज करना है केवल E, तो E Mg का कितना होता है एटॉमिक वेट 24 या इसका दिया होगा और नीचे कितने चार्ज बनते हैं Mg+2 बनेगा, Mg+2 के फॉर्म में होता है ना तो Mg+ बनेगा, इसका मतलब क्या आ गया 12 है। या हम यहाँ पे जो 63.5 अपन 2 लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे 24/2 तो अपने पास क्या आ जाएगी MgCl2। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है इसका
क्वेश्चन शो करना है किसका, फर्स्ट जो फेराडे का लॉ था, फेराडे का जो फर्स्ट लॉ क्या था अपने पास कि जो डिपॉजिट पदार्थ की मात्रा होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना अपन उसको चार्ज देते हैं उसके बराबर होती है। अगला जो नियम है, नियम नंबर 2, वो कौन सा है, फेराडे का सेकंड नियम। देखो अपने फर्स्ट लॉ के अंदर तो क्या देखा है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट जितना पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी मात्रा क्या होगी, या उस पदार्थ की उतनी ज़्यादा मात्रा इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है या डिपॉजिट हो जाती है। लेकिन अगर अपन को मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो किसी सीरीज के फॉर्म में अगर अपन को दे दे, जैसे मान लो ये अपने 2 सेल लिए, क्या लिए, 2 सेल, इन 2 सेल के अंदर क्या लगा, ये इलेक्ट्रोड लगे हैं। दोनों सेल के अंदर क्या लगा है, इलेक्ट्रोड लगे हैं और ये अपने सेल बना रखे हैं। ठीक है, इस सेल को अपने कौन से क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन करें, इनका सेल का क्या करें, सीरीज कॉम्बिनेशन करें। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो ये तो इसका क्या है, एनोड है, यानी ये तो पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, और ये इधर क्या है, इसका कैथोड है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। ठीक है, ये एक सेल अपने लिया, जिन 2 सेल है इसके अंदर अपन क्या भरते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स भरते हैं, क्या भरते हैं, अलग अलग पदार्थ भरते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान लो अपने ये भर दिया MgCl2 और इसके अंदर अपने भर दिया Cu, इसके अंदर अपने भर दिया ये NaCl, 2 अलग अलग क्या भर दिया अपने इलेक्ट्रोलाइट भर दी। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या करें कि 2 एम्पियर विद्युत धारा जो है, कितनी, 2 एम्पियर विद्युत धारा, दोनों के अंदर ही 2 एम्पियर विद्युत धारा अगर अपन क्या करें, 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित करें, 2 एम्पियर विद्युत धारा को क्या करें, 1 सेकंड तक अगर हम इसमें प्रवाहित करें तो इसके अंदर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे इस सेल में तो किसकी मात्रा डिपॉजिट हो गई, Mg की, इस सेल के अंदर किसकी मात्रा डिपॉजिट हो गई, Na की, तो क्या एकत्रित पदार्थ की मात्रा दोनों के अंदर बराबर होगी। अगर इसी को समझने के लिए फेराडे ने क्या दिया था, द्वितीय नियम दिया था, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन निकाला था उस क्वेश्चन के अंदर अपने लिखा कि अपन M निकालना, तो M बराबर कैसे निकालते अपन, W इंटू आई इंटू टी। ठीक है, देखिए निकालते MgCl वाले का निकालते हैं तो W कैसे निकालेंगे, हम E/F लिखते हैं। ठीक है, और E क्या है, E को कैसे निकालेंगे, ऊपर तो क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर, या क्या निकालेंगे, परमाणु भार या एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ऊपर तो एटॉमिक मास या परमाणु भार, और नीचे इसकी संयोजकता या क्या लिख सकते, इसका एन फैक्टर वैलेंसी। ठीक है, सबसे पहले MgCl2 की देखते हैं तो इसके अंदर देखो ये लिखते हैं हमने E परमाणु भार कितना है इसका, Mg का 24 इंटू धारा I कितनी है 2 इंटू टाइम कितना 1 सेकेंड अपॉन ये जो अपन को दिया है क्या MgCl2, इसके E जो होती है वो कितनी होगी, ये 24/2 और क्या आ गई 96,500। ठीक है, ये अपने पास आ गई M बराबर 24 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू ये 96,500। इसकी कैलकुलेशन करेंगे एक तो आप, दूसरा किसका निकाल दें NaCl का, तो NaCl का परमाणु भार 23 होता है और इसकी संयोजकता यहाँ पे क्या है 1 ही है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 23/2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 96,500।
500। अब देखो दोनों के पदार्थ यहाँ पे अपन निकालेंगे, इसकी मान अलग आएगा और इसकी मात्रा क्या आएगी, अलग। तो अपने पहले तो फेराडे ने ये बताया फर्स्ट नियम के अंदर कि जितना अपन चार्ज प्रभावित करें उतनी मात्रा एकत्रित हुई। अब मान लो इसको मात्रा है अपने पास 10 ग्राम आए, तो इसकी भी कितनी आनी चाहिए, 10 ग्राम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए दोनों की। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। टाइम अपना बराबर है 1 सेकंड है, विद्युत धारा अपनी बराबर है कितनी, 2 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या आएगी, अलग अलग आ गई। तो इसी के लिए फेराडे ने फिर क्या दिया था, अपना दूसरा नियम और दिया था। ठीक है, और दूसरा नियम क्यों दिया ये आपको समझ में आ ही गया। तो दूसरा नियम जो होता है वो क्या था, फेराडे का सेकंड नियम जो है वो क्या है कि जो सेकंड नियम के अकॉर्डिंग क्या था, ऑन सीरीज ऑफ सेल, ऑन सीरीज ऑफ सेल, या हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ डिफरेंट सेल, सीरीज ऑफ डिफरेंट सेल ऑन द passing of equal amount of charge, equal number of amount of charge, then the amount of deposit matter are equal their इक्विवेलेंट वेट, देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी अगर इसका द्वितीय नियम लिखते हैं, क्या है फेराडे का द्वितीय नियम, फेराडे का द्वितीय नियम जो है वो क्या है, यदि अलग अलग विद्युत अपघटे, अलग अलग विद्युत अपघटे, यहाँ पे लिख लेना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अलग अलग विद्युत अपघटे सेल के श्रेणी क्रम में विद्युत की समान मात्रा को प्रवाहित करते हैं, तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर होती है, या तुल्यांकी भार के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, ये डायग्राम ही एक सेल है जो इसमें जुड़ा है। इसके अंदर आपको ऐसा भी विद्युत अपघट्य अलग अलग ले, जैसे MgCl2 लिया, इधर NaCl लिया, या अपन क्या लिख सकते हैं MgCl2 या COSO4
कोई भी इससे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने इधर ले लिया क्या ZnSO4 और इधर क्या ले लिया एक CuSO4, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है सेल है। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने अगर अलग अलग विद्युत अपग्रह वाला सेल जो होते हैं उनको अगर हम सीरीज क्रम में जोड़ के उनके अंदर समान विद्युत धारा को समान समय तक अगर हम प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रिक पदार्थ की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, उनके तुल्यांकी भार के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर ए, यानी दो अलग अलग लेते हैं, नीचे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर बी इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ मैटर ए की अमाउंट क्या होती है, जैसे अपने के M1 और बी की जो होगी वो क्या होगी M2। इक्विवेलेंट वेट ए के लिए क्या लिख सकते हैं अपन E1 और इसके लिए क्या लिख सकते हैं E2, M1 M2 E1 और E2। ठीक है, अपन ने लिखा था कि M इक्वल टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, M इक्वल टू क्या होता है WIT। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा W1IT अपॉन M2 बराबर क्या हो जाएगा W2IT बराबर किसके होगा E1 अपॉन E2 के। तो ये क्या है फैराडे का सेकंड लॉ है। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे तो क्या होगी ए की मात्रा अपॉन बी की मात्रा बराबर क्या है ए का तुल्यांकी भार बट्टा बी का तुल्यांकी भार। ए का तुल्यांकी भार बट्टा बी का तुल्यांकी भार। ठीक है, ए की मात्रा क्या लिख सकते हैं इसको M1, बी की मात्रा M2, ए का तुल्यांकी भार E1, बी का E2। M बराबर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है WIT। फर्स्ट लॉ में पढ़ा था अपने M बराबर क्या आया था अपने WIT। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा W1IT और M2 बराबर क्या हो जाएगा W2IT बराबर E1 अपॉन E2। और E1 और E2 कैसे निकालेंगे अपन, E कैसे निकालते हैं अपन, E बराबर कैसे निकालते हैं अपन परमाणु भार अपॉन संयोजकता। ठीक है, और इधर लिख सकते हैं ई कैसे निकालते हैं अपन एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी अपॉन क्या है वैलेंसी से अपन क्या निकालेंगे ई। जैसे इधर किसकी निकाले ZnSO4 की निकाले तो Zn का ऊपर एटॉमिक वेट नीचे इसका वैलेंसी। कॉपर सल्फेट की निकाले तो कॉपर का एटॉमिक वेट नीचे इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो ये क्या है इसका सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो क्या दिया एक ही सेल है उसके लिए दिया कि एक सेल कोई है जिसके अंदर एक विद्युत अपघटे है, उस विद्युत अपघटे के अंदर अपन अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ की जो मात्रा होती है एकत्रित किसके बराबर होती है
किसके समानुपाती होती है, उसमें जितना अपने चार्ज प्रवाहित किया उसके समानुपाती होता है। लेकिन अगर एक अलग अलग विद्युत अपघट्य वाले सेल को अगर हम एक श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दें और उनके अंदर विद्युत धारा की मात्रा अगर समान समय तक अगर प्रवाहित करें तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अलग अलग प्राप्त होती है। उसके लिए फेराडे ने क्या दिया था, सेकंड लॉ दिया था, जिसमें उसने बताया कि जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा वो अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड न करके किसके ऊपर, तुल्यांकी भार के ऊपर निर्भर करेगी। जिसका जैसा तुल्यांकी भार होगा, अलग अलग तुल्यांकी भार वाला होगा, तो उसका जो वेट आएगा, जो अमाउंट आएगी, उसकी डिपॉजिट अमाउंट आएगी, वो भी क्या आएगी, अलग अलग होगी।